हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस लेक्चर सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने स्टार्ट करी थी KVS PGD फिजिक्स 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। जितनी भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो चीज़ आप लोग निकालो। ठीक है, आप क्या करो, उसको कलेक्ट करो, पॉइंट आउट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ओके, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय द कॉर्ड्स एज शोन इन द फिगर। ये आपका फिगर में गिवन है इस तरीके से। ठीक है, द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। द इंक्लाइंड प्लेन इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस सरफेस। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक when the system is released and g is the acceleration due to gravity at the place। करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि गिवन है साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.6 और आपको निकालना है ए बाई जी का रेशियो निकालना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी आपके फोर्सेस हैं उसको इंडिकेट करो। देखो, इसमें मास लगेगा, मास है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी, मतलब मीन्स 1 इंटू जी, दैट मीन्स जी। करेक्ट है, एम इंटू जी। अपर डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन T2। ये मासलेस पुली है। करेक्ट है, तो जितना टेंशन यहाँ पे लगेगा उतना टेंशन इस डायरेक्शन में भी लगेगा। करेक्ट, दिस इज टेंशन T2। अब आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ में। तो आप क्या करो, जो ये आपका T1 है इसको एज ए इंटरनल फोर्स इंक्लूड करो। ठीक है, इसको इस तरीके से ट्रीट करो कि ये इंटरनल फोर्सेस के बीच में, दो कनेक्टेड मास के बीच में इंटरनल फोर्स है और आपको इसको एज्यूम ही नहीं करना है कि आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। करेक्ट है, अगर टेंशन पूछता तब जाके हम इसको क्या करते, कंसिडर करते हैं इसको। अदरवाइज इसको कंसिडर नहीं करना है, इंटरनल फोर्स है, इसको भूल जाओ। इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करो विच है मास 5 kg। करेक्ट है, 5 kg। इसको एज्यूम करोगे एक 5 kg का ब्लॉक है, ये कनेक्टेड है इस तरीके से। दिस इज 5 kg मास। करेक्ट, ओके। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी, दैट मीन्स 5 इंटू जी। करेक्ट, अब क्या होगा, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये एंगल है 37, दिस इज 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 37 डिग्री। करेक्ट, ये अब एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आ जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस साइड में एंगल बन रहा है 37 डिग्री, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल और ये जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज, देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा के साइड में बना रहे हैं और ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमें इस वाले कंपोनेंट को एज्यूम करना है। आई बात समझ में। दिस इज नथिंग बट 5g साइन 37 डिग्री। करेक्ट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स होगा टेंशन T2। करेक्ट, अब क्या करो, देखो यहाँ पे निकाल लो। अभी यहाँ पे कितना आएगा, देखो 1 इंटू जी, 1g मीन्स दिस इज जी न्यूटन। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसको रख दो, तो वैल्यू कितनी है 5g इंटू 0.6, दिस इज नथिंग बट 3g। करेक्ट है, तो इस हॉरिजॉन्टल मतलब इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज 3g। और इस डायरेक्शन में कितना है T2। तो आप क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन states that the total force is equal to mass into acceleration। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, मतलब 3g इस डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक अगर अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a और ये मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है इस डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन a, तो अब क्या करो, सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। टोटल फोर्स क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 3g माइनस T2 इज इक्वल्स टू 5a, क्योंकि एक्सेलरेशन a है फॉर
दिस ब्लॉक 5 kg ब्लॉक। नेक्स्ट अगर मैं इसके लिए लूँगा तो कितना आएगा, T2 माइनस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो T2 माइनस G इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। करेक्ट, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना है, दिस इज नथिंग बट 2G इज इक्वल टू 6A। तो A बाई जी कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 1 बाई A बाई जी मीन्स दिस इज नथिंग बट 1/3 इज द करेक्ट आंसर। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। बस इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। FBD फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, देखो अगर सपोज करो कि मैं इस ब्लॉक के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको उठाऊँ यहाँ पे ले लो और इसमें कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसको इंडिकेट कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा T2। दिस इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी बनाओ और इसमें जितने भी फोर्सेस आपके एक्ट हो रहे हैं या वर्क कर रहे हैं उसको आप इंडिकेट कर दो। और जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे तो जिस डायरेक्शन में, देखो T2 क्या होगा, इज ग्रेटर देन mg, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। ये कनेक्टेड है सीधे इस वाली वायर से और ये स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लेगा, 3G माइनस T2। तो इक्वेशन लिख लो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो ये बोल रहे द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ सरफेस एरिया ए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है, ठीक है, चलो बना लेते हैं। दो प्लेट्स आपके गिवन है, ठीक, प्लेट का एरिया गिवन है ए, चार्ज गिवन है, एक में -q दूसरे में +q रेस्पेक्टिवली, और बीच की डिस्टेंस कितनी है d। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विथ विच द प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज गिवन बाय। अब अगर सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। अगर ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो आपका टोटल फोर्स क्या होगा वो चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कितने फोर्स से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। ठीक है, वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट्स इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सरफेसेस, टू चार्ज सरफेस, ये आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई। अब ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैं फोर्स निकालना है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, मतलब चार्ज पे जो आपका चार्ज होगा उस पर कितना फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ फील्ड ई, तो ये क्या होगा, इस प्लेट की वजह से जो फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज ई, और इस पे जो चार्ज आपका Q, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय दिस सोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो ये कितना आएगा, Q इंटू ई की जगह पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट Q अपॉन ए। तो कितना आ गया, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज फोर्स
दिस इज यूनिट वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या आएगा, यूनिफॉर्म होगा। करेक्ट है, मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस है दिस इज डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, बहुत क्लोज है, तब जाके हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन काफ़ी स्मॉल सेपरेशन है, तो तब जाके हम इसको यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, मतलब साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, साउंड रेजोनेंस अकर्स व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिजेस इज, ये आपके दो ब्रिजेस है, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज एक्साइट्स द वाइब्रेशन। तो बेटा जी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द ब्रिजेस इज 20 सेंटीमीटर, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस एक्साइट्स द वाइब्रेशन। मीन्स जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, अगर देखो ये होगा ट्यूनिंग फॉर्क, करेक्ट है, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है इस सपोज करो ये 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, साउंड को क्या करेगा ये जब जनरेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, देखो ये वायर है, ये वाइब्रेट क्या करेगी, वायर भी वाइब्रेट करती है। अगर ये वायर वाइब्रेट करेगी तो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। आई बात समझ में? अगर ये वाइब्रेट करेगी तो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। करेक्ट है, अगर ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। आई बात समझ में? करेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। 300 एक्साइट इफ़ द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज की अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क है जो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, तो आप समझ जाओ कि रेजोनेंस है। देखो एक सिंपल सी आप लोगों ने देखा होगा 11th में, अगर सपोज करोगी ये आपके पेंडुलम्स है, ठीक है, आई बात सुन, इस तरीके से पेंडुलम है, करेक्ट है। अब देखो अगर ये ऑक्सीलेट करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जी तो कांस्टेंट है, वो लेंथ पे डिपेंड करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे आप इसको ऑक्सीलेट कराओगे तो जो इसकी लेंथ, सपोज करो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब जैसे आप इसको ऑक्सीलेट कराओगे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है। अगर ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगी कि जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन इस वायर के थ्रू आगे प्रोपेगेट करेगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कौन ऑक्सीलेट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करेगी। तो बेटा जी अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करेगी, इसका मतलब क्या होगा, एक वायर है विच हैव लेंथ एल, ये सिर्फ लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है, एल और एल दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ये मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और मैक्सिमम एनर्जी से ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा जी इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो क्या होगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ये धीरे धीरे ऑक्सीलेट करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट, सपोज करो ये वायर आ गया ना, वायर से मैंने बॉब को कनेक्ट कर दिया, ये ऑक्सीलेट कर रही है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, दैट डिपेंड्स अपॉन लेंथ पर डिपेंड करेगा, जी तो कांस्टेंट है। तो अगर लेंथ दोनों की सेम है तो सेम फ्रीक्वेंसी से वो क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। आई बात समझ में? ठीक है,
करेक्ट है। तो ये बोल रहा है कि द रेजोनेंट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो क्या होगा अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करोगे, वाइब्रेट कराओगे। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। साउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अगर ये रिलेशन है, वी नो द न्यू इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा फॉर सोनोमीटर। ये कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वेशन है। आई बात समझ में? अब देखो, न्यू 1 L1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, न्यू 2 L2, करेक्ट है। अब यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। दिस इज 300 और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 400 हर्ट्ज इनटू लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा जी L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 अपॉन 400 इंटू 20, इससे ही कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 2, करेक्ट है। तो आंसर कितना आएगा, देखो हमें निकालना है, लेंथ निकालनी है। 20 सेंटीमीटर के लिए क्या आ रहा है आपका, 300, दैट मीन्स 20 इंटू 300, और L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट L2 इक्वल्स टू 330 अपॉन 2, दिस इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगर इसकी वायर देखो, अगर सपोज करो, देखो ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ होगी तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। अगर डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या आएगी, 15 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात में? सोनोमीटर के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ द, अगर किसी वायर में, ये अगर वायर है, अगर ये क्या करेगी, अगर वाइब्रेट कर रही है तो ये क्या करेगी, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। अगर ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी तो उसकी क्या होगी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सी दो चीज़ों को कनेक्ट कर रखा है। रेजोनेंस मीन्स अगर जैसे ही वाइब्रेट करेगी तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट तब करेगी जब इसकी लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ होगी तब जाके ये क्या करेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। आरी बास में तो आपको ये कॉन्स्टेंट यूज करना है और इसको आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप। बैंड गैप मीन्स डेल्टा ई जी इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये बैंड गैप आ गया, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। तो आपको क्या निकालनी, वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, ये चीज़ आप लोगों के मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व करिए और उसके बाद इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। जल्दी से सोचिए और कैसे निकलेगा आप देखिए। आई होप सभी का आंसर निकल चुका होगा। देखो, बैंड गैप गिवन है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंसी बैंड, यहाँ पे वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है दैट इज़ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
करेक्ट. वी नो दैट द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. मतलब अगर सपोज करो कि न्यू फ्रीक्वेंसी की वेव को अगर मैं क्या करूँगा, इंसिडेंट करूँगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेगा और वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा. अब जैसे ही वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. आई बात समझ में. न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा कि इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ. तो कितनी वेवलेंथ की सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, ये चीज़ आप लोगों को निकालनी है. ठीक है, तो आया वैलेंसी बैंड यूज करो, दैट इज ई इक्वल्स टू एच न्यू. एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा डेल्टा ई जी. एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी इज नथिंग बट 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है. ओके अब लैम्डा कैसे निकलेगा, फिर लैम्डा निकाल लो. लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन 2.5, दैट इज नथिंग बट 4960 एंगस्ट्रम. तो जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी कितनी आई, दैट इज 4960 एंगस्ट्रम. ई इंसिडेंस is less than E band gap, that means lambda in is, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ मतलब इंसिडेंट जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइड होगा, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा. मतलब अगर ये आएगा एनर्जी में तो वेवलेंथ में क्या आ जाएगा, इन्वर्स उल्टा रिलेशन लैम्डा बैंड. करेक्ट. तो अब जो आपकी आई देखो 4960 एंगस्ट्रम, तो लैम्डा इंसिडेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू 4960 एंगस्ट्रम. अगर जो आपकी इंसिडेंट वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ इससे अगर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड नहीं होगा. अगर इससे कम होगी, मतलब देखो अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो इंक्रीज़ करेगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, स्वाभाविक सी बात है. ठीक है, तो जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, मतलब किस वेवलेंथ के सिग्नल को ये डिटेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज़ 4960 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ को ये क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी. आई बात समझ में. तो इसका मतलब ये इस वेवलेंथ की लाइट को भी डिटेक्ट कर सकती है, दैट इज़ 400 एंगस्ट्रम. मतलब अगर इतनी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं क्या करूँगा, इंसिडेंट करवाऊँगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से मूव कर जाएगा ऊपर और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है. अगर सपोज करो कि 6000 एंगस्ट्रम वाली अगर वेवलेंथ को मैं इंसिडेंट कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी कितनी है, मिनिमम एनर्जी के लिए आपकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए मिनिमम जो वेवलेंथ है दैट इज़ 4960 एंगस्ट्रम. अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी उसकी एनर्जी इस बैंड गैप से कम होगी, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, कैन डिटेक्ट सिग्नल्स. ओके, आ रही बात समझ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं. ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस. बेटा जी इंटरनल आइडियल गैस बोल दिया तो समझ जाओ, सीधे इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ना प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी. जो आपकी आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए जब हम निकालते हैं एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट प्योरली काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 kBT. दिस इज कांस्टेंट. तो ये किस पे डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी
करेक्ट है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगी। अगर ये आइडियल गैस बोल रहा है, अगर आइडियल गैस ना बोले तब भी और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिस पे एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिजिक्स लेबोरेटरी, ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस से एरर एनालिसिस आपका आ रखा है, दिस इज फ्रॉम एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस करेक्ट है। In laboratory, a student carries out experiment to determine the value of acceleration due to gravity using a simple pendulum. ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ये ऑक्सीलेट कर रही है, लेंथ गिवन है L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, और जो का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L बाई G, 2 पाई अंडर रूट L बाई G इज द टाइम पीरियड, करेक्ट है, टाइम पीरियड आएगा, दैट इज दिस। अब क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम गिवन है L इक्वल्स टू 25 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और जो का टाइम पीरियड गिवन है एंड करस्पॉन्डिंग टाइम फॉर ऑसिलेशन, दिस इज T इक्वल्स टू 100 सेकेंड प्लस और माइनस 1 सेकेंड। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ G। तो बेटा जी आप लोग जब भी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो रिलेशन निकाल लो, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो भूल जाओ, कांस्टेंट को जब आप भूल जाओगे तो अब इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या है, T इक्वल्स टू L अपॉन G अंडर रूट स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, G स्क्वायर इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू L बाई टी स्क्वायर, करेक्ट है। जब भी हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, तो सिंपल सी बात है, आपको पावर चेक करनी है, ठीक है, पावर चेक करनी है और उसके बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट है। तो L की पावर कितनी है, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ, लेंथ में परसेंटेज एरर कितनी है। अब लेंथ में परसेंटेज एरर आपको निकालनी है, तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी, 25, ये हो जाएगा डेल्टा L, ये हो जाएगा L नॉट, तो आएगा डेल्टा L की जगह पर डेल्टा L अपॉन L, इसको L नॉट ले लो, ठीक है, दिस इज L नॉट, करेक्ट, इनटू 100 प्लस, अब इसकी पावर 2 है, T की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो ऑलवेज एडिटिव है, एरर इज ऑलवेज एडिटिव, तो बेटा जी डेल्टा L मतलब 1 इंटू दिस इज 0.1 अपॉन 25 इंटू 100 प्लस 2, 100 से 100 कैंसिल, 2 हो गया, तो कितना है 4, दैट इज नथिंग बट 0.4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2.4 इज द परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ रही बात समझ, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर इस तरीके से आपको गिवन हो, दिस इज लीस्ट काउंट, this is least count, this is absolute value, this is absolute value, this is least count of the instrument, this is least count and this is absolute value, absolute value और true value, ये आपकी गिवन है। इस तरीके से आप यूज करोगे, आप इजीली परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर पाओगे, दैट इज 2.4% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू, तो बेटा जी आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका सपोज करो कि आपका हैवी न्यूक्लियस है विच हैव मास m, ठीक है। अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स A एंड B, A एंड B, A इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और B ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। A और B आपके 2 पार्ट्स आ गए, ठीक है। अब इसका मास था कैपिटल M, और इसका मास मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितना है ma, और इसका मास कितना है mb, करेक्ट। मूविंग वेलोसिटीज इन द रेशियोज, वेलोसिटी कितनी है va
अपॉन वी बी इज इक्वल टू 8/27 ऐसा गिवन है. ओके, द रेशियोज ऑफ द रेडियाई ऑफ द पार्ट्स एज्यूम टू बी स्फेरिकल. अगर ये स्फेरिकल होगा तो इसमें द रेशियोज ऑफ द रेडियाई ऑफ द पार्ट, मतलब अगर जो रेडियस है आर ए और इसका रेडियस है आर बी, तो दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ये चीज़ आपकी दे रखी, ठीक है. वी नो दैट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम states that the total momentum before braking, momentum of a system before braking is equal to total momentum of system after braking. तो पहले क्या था, मोमेंटम मास क्या था इसका, कैपिटल एम, ये रेस्ट पे था तो ये ज़ीरो आएगा, इक्वल्स टू इसका कितने एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. करेक्ट है, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक, तो रेशियो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एम बी अपॉन एम ए वी ए. तो ये रेशियो कितना है 8/27. अब देखो डेंसिटी अगर सेम है, मैं ऐसे एज्यूम करूँगा डेंसिटी दोनों में सेम है, तो क्या कहेगा मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट है, ये आएगा एम ए वी ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों की सेम है, क्योंकि एक ही चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है. करेक्ट है, तो क्या आएगा देखो एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू वी ए वी बी अपॉन वी ए. तो स्पेरिकल होगा कितना आएगा 4/3 पाई आर ए क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर बी क्यूब. तो बेटा जी कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, दैट इज आर ए अपॉन आर बी टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8/27. तो कितना होगा भाई साहब लगा लो, ये आएगा 2/3 इज द करेक्ट आंसर. रेशियो एक मिनट, एम बी ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटीज इन द रेशियो ए वी ए अपॉन वी बी एम ए और एम ए, अच्छा आर ए ऊपर आ गया, तो दिस. अब रेशियो निकालना है, रेशियो आपका कितना आएगा, आर बी के साथ अगर रेशियो निकाला होगा आर बी अपॉन आर ए, दिस इज नथिंग बट 3/2 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आ गया. तो बी के साथ अगर रेशियो ले रखा है ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी इन द रेशियोज वी ए अपॉन वी बी मीन्स वी ए अपॉन एम, और एम और आर में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा. सॉरी, दिस इज एम बी अपॉन एम ए मीन्स दिस इज एम ए वी बी. ये ऊपर चला गया वी ए, सॉरी ऊपर आएगा वी ए अपॉन वी बी. दिस इज, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा कितना आ जाएगा, ये चला गया इधर वी, अच्छा ऊपर आएगा वी बी और नीचे आएगा वी ए. करेक्ट है, तो ऊपर बी आ जाएगा, नीचे ऊपर बी आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3/2. अगर लिखो आर ए अपॉन आर बी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा. करेक्ट है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद अगर डेंसिटी दोनों की सेम है, क्योंकि एक से देखो अगर इसी से ही मिलके ये दोनों बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये ब्रेक हो जाएंगे, जब ये ब्रेक हो रहा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डेंसिटी दोनों की सेम है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा. ठीक है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपको निकालना है. ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल में जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, एनपी की वैल्यू कितनी है 400
और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं, दैट इज 2000 respectively. The power input IP ले लो, this is equals to what, 10 kW at 200 वोल्ट, ये वोल्टेज आपको गिवन है, इनपुट वोल्टेज, करेक्ट है. द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90%. एफिशिएंसी कितना है, 90%. ठीक, 90% is efficiency. Which one of the following statement are correct? Okay, we know that for the transformer the ratio of turns NP NS is equals to VP upon VS is equals to IS upon IP. ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है, करेक्ट है, ये चीज़ पता है. और we know that eta is efficiency output power output upon power input. इनपुट कितनी हम पावर सप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में कितना हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना हम यूज़ में ले रहे हैं, दैट इज़ 90%. ये चीज़ आप लोगों को गिवन है, करेक्ट है. ओके, अब आप क्या करोगे, देखो ये वाली चीज़ें यूज़ करके आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है. आप इसको ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, ये सारे मैंने हिंट आपको दे दिए, तो ये आपको सॉल्व करके आंसर निकालने के इसका आंसर क्या होगा. आउटपुट, जब का आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर कितना होगा, 9K होना चाहिए. करंट इन प्राइमरी इस, देखो जब भी आप सपोज करो आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, देखो वी नो दैट VP IP इज इक्वल्स टू इनपुट. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, पावर आपके पास होगा ही, करेक्ट, इनपुट पावर आपके पास है ही, और आप इजीली करंट भी निकाल सकते हो और फिर चेक करो कि देखो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है. तो ये आप लोग को खुद सॉल्व करना है, ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मल कंडक्शन ऑफ thermal energy. Consider a composite block made of two materials, both of mass thickness L thickness है, K is thermal conductivities, correct है. As shown in the figure, the two ends of the block are maintained at temperature TH and TC, ठीक है. तो इसका टेम्परेचर गिवन है, तो इस जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो एज्यूम कर लेते हैं हम T, करेक्ट. इफ़ A इज़ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो बेटा जी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, dQ बाई dt इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज KA अपॉन लेंथ, जो भी गिवन है आपकी लेंथ, और टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है, TH माइनस TC. ये आपको निकालनी है कि ये होगा क्या, ठीक है. ये चीज़ आप लोगों को चेक करनी है, ओके. तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करो, देखो अगर ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और उसके बाद ये दूसरा मटेरियल आ गया, ये दोनों डिफरेंट मटेरियल है, लेकिन ये आपका कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है, कॉमन पॉइंट आ गया. अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो जो आपका इस पॉइंट पे देखो कंटिन्यूटी, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी जो आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, जितनी आपकी हीट यहाँ से इधर को आ रही है उतनी हीट इस पॉइंट से पास होगी. तो इस पॉइंट पे क्या करो, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करो. अब देखो आप कैसे निकालोगे, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है T, तो क्या होगा dQ बाई dt इज इक्वल्स टू व्हाट इज कोएफिशिएंट, दैट इज K, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया कितना आ गया A अपॉन लेंथ कितना है L, और टेम्परेचर कितना आ गया TH माइनस T. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही क्या होगा, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं निकालूंगा
तो कितना आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, लेंथ है L, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा T माइनस टी सी। करेक्ट है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, सेम हो गया। तो आप लोग क्या कर दो, इक्वल कर दो, जाएगा KA अपॉन L TH माइनस टी इज इक्वल्स टू 2K अपॉन L T माइनस टी सी। ये वैल्यूज़ कट गई, KA ए भी हो गया एरिया, ये कट गई तो कितना आ गया TH माइनस टी इज इक्वल्स टू 2T माइनस 2TC। तो यहाँ से कॉमन टेम्परेचर निकल जाएगा, T इक्वल से कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट TH प्लस 2TC अपॉन 3। दिस इज द कॉमन टेम्परेचर। और आपको निकालना क्या था, निकालना था कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो चीज़ निकालनी है। तो वही रख कर दो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। ये अगर दिस इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट के ए बाई एल टी एच माइनस टी की जगह आएगा टी एच प्लस 2TC अपॉन 3। बस इसको सॉल्व कर दो तो निकल जाएगा आंसर। देखो 3 आया, ये KA अपॉन 3L देगा 3TH माइनस दिस, तो कितना का 2TH माइनस 2TC, तो 2 कॉमन आ गया तो कितना का, दिस इज नथिंग बट 2KA अपॉन 3L TH माइनस TC। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 2/3 A 2/3 KA अपॉन 3L इंटू TH माइनस TC। तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, आपकी हीट जितनी आपकी यहाँ से हीट आएगी उतनी हीट यहाँ से आगे मूव करेगी। करेक्ट है। तो ये आपको यूज़ करना था कंटिन्यूटी, और उसके बाद आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज फ्रॉम सेंटर, क्या निकालना है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r हैज मास दिस, ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क ऑफ दिस r/3 इज कट आउट फ्रॉम द डिस्क एज शोन इन द फिगर। ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज नथिंग बट MI/RI स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक आपका क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज करो कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका कोई ब्लॉक है या कोई ब्लॉक है, अगर ये क्या कर रही है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, और ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मास है m, इसका जो डिस्टेंस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। करेक्ट है, आई बात समझ में। दिस इज रोटेशनल इनर्शिया, इसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, मतलब कितना बॉडी रेजिस्ट करेगी। करेक्ट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को सबट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। करेक्ट है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हम इनर्शिया टेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो का जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड। अब निकालना क्या, देखो ये आपका डिस्क है, फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क के लिए क्या होगा, मास इनटू रेडियस स्क्वायर अपॉन 2 फॉर सर्कुलर डिस्क। करेक्ट है, ये आ गया मास इनटू आर रेडियस अपॉन 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन डिस्क अबाउट द सेंटर। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, दिस। अब आपको निकालना है, इस वाले पार्ट को आपने हटा दिया तो होगा क्या, अब निकालना है सेंटर के अबाउट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। करेक्ट है। रिमेनिंग पोर्शन का तो कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क। करेक्ट है, जो आपकी जो बिगर डिस्क है विच हैव रेडियस कैपिटल आर, चलो मैं आर कर देता हूँ। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क अबाउट ओ।
ये भी लिखा आर ओ, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है एक्सिस के अबाउट, आर ओ करेक्ट है। तो ये स्मॉलर डिस्क है विच हैव रेडियस आर बाई 3 और किसके अबाउट निकालना है, ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, मतलब ओ से आपकी एक्सिस पास हो रही है और इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है करेक्ट है। तो अब इसको यूज कैसे करूँ ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि दो आपकी क्या होंगे एक्सिस पैरेलल, जो आपकी एक एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है और एक एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जब हम निकालेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज दिस आई आर बाई 3, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इनटू ये जो दो एक्सिस है एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्क्वायर ये चीज़। देखो अगर आर कितना है आर बाई 3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मास देखो डेंसिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज डेंसिटी। अब यहाँ से मास कैसे निकलेगा, तो स्मॉल एम आर बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 करेक्ट है, प्लस एम स्मॉल एम, डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज आर बाई 3, दिस इज आर बाई 3, दैट इज 2r बाई 3 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया फिर, दैट इज एम आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/9, 1/9, चलो 9 भी कॉमन आ गया, ठीक है 1/9, ये 9 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 1/2 प्लस 4 करेक्ट है। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 9, तो कितना आ गया 2 9/2 9/2 1/9 9 दैट इज 2 to 4 4/3 9/3, एक आंसर कितना गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब मास को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज रो डेंसिटी क्या होगी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मास कितना आएगा, दैट इज एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 9 करेक्ट है, क्योंकि एरियल डेंसिटी है। तो यह आ गया मास आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 18, एम आर स्क्वायर बाई 18 ये निकल गया, हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद निकालो आई रिमेनिंग that is nothing but this is capital M R square by 2 minus capital M R square by 18, तो कितना आया, दैट इज M R square by 2 कॉमन आ गया, तो बच गया 1 minus 1/9, तो दिस इज नथिंग बट 8 upon 18 M R square, दिस इज 4/9 एम आर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसेक्ट कर दो और किसके अबाउट निकालना है वो चीज़ आप लोगों को देखनी है, और तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। बस सीधे ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही किसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, किस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4/9 एम आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट पैरेलल वायर्स विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन λ1 λ2 एंड λ3 एज शोन इन द फिगर फॉर वायर 3, ये थर्ड वायर है, टू एक्सपीरियंस नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ λ2। तो λ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये वाला कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को
फाइंड आउट करनी है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर सपोज करो कोई वायर गिवन है, सपोज करो यही एक वायर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज लाइन। ठीक, तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट 2k लैम्डा बाई आर। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा दैट इज 2k लैम्डा बाई आर, तो ये होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोला कि फॉर 3 टू एक्सपीरियंस नो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, करेक्ट है। तो क्या करो आप, सबसे पहले आप क्या कर दो, दोनों को इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इसे देखो, 3 इन्फिनिटी लॉन्ग थिन स्ट्रेट पैरेलल वायर्स विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, दीज आर केप्ट 3 वायर फॉर 3 टू एक्सपीरियंस नो नेट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 1 की वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज 6 × 10⁻³ तो निकाल लो फिर। दिस डिस्टेंस इज, अगर लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है तो ये डिस्टेंस कितनी है 10, तो कितना है 2k लैम्डा 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 10, दिस इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा 1 अपॉन, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 30, करेक्ट है। 2k से 2k कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो लैम्डा ये 3 बचा ना, लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी, तो लैम्डा 2 इक्वल से कितना आएगा, लैम्डा 1/3, दैट इज नथिंग बट 6 × 10⁻⁹ अपॉन 3, तो कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 2 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंड आंसर। ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो नेगेटिवली चार्ज के लिए जो आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो जो आपका ये आएगा, इसकी वजह से जो आपका फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टूवर्ड्स दिस वायर। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव -2 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर कूलम पर मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक अब चलते हैं। देखो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है। ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। ठीक है, देन बोथ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, बोथ विल डिक्रीजेस। देखो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। वी नो दैट इक्वेशन डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, करेक्ट है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड बट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करिए और उसके बाद सोचिए और उसका मुझे आंसर बताइए क्या होगा। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। आई होप आप लोगों का आंसर निकल गया होगा। तो कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर निकला भाई बताइए।
यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही क्या कि आइडियल गैस होगा या फिर आपका रियल गैस है, ठीक है। First law of thermodynamics states that the energy, this is thermal energy, delta Q, heat transfer to the system will increase its internal energy। और अगर सपोज करो कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या करेगी, जो भी आपकी एनर्जी आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और दूसरा वो क्या करेगा, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैं हीट सप्लाई करूँगा तो इनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा अगेंस्ट द सराउंडिंग्स, ठीक है। ये सिस्टम है और सराउंडिंग, जैसे मैं क्या करूँगा, हीट सप्लाई करूँगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम इंक्रीज होगा तो ये मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इस वाले पिस्टन को ट्रांसफ़र करेंगे और ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखो, गैस कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली जैसे मैं किसी गैस को कॉम्प्रेस करूँगा, कहने का मीनिंग क्या होगा कि जो इसकी इंटरनल, जो इसका टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, करेक्ट है। गैस का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, बट वी नो दैट द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा, ठीक है। अब आइसोथर्मली बोल रहे तो भाई साहब जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, करेक्ट। बोथ द इंटरनल इंक्रीजेस बोल रहे ना, इंक्रीजेस। अब आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आइसोथर्मली अगर कंप्रेस करो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करे। टेम्परेचर अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब ज़ीरो आएगा, तो भाई साहब ये तो गया। बोथ विल डिक्रीजेज, ये भी गया। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, ये भी गया। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बट द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोथ विल डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी तो आपका ये चेंज नहीं होगा, बट दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। द इंटरनल काइनेटिक आइसोथर्मली कॉम्प्रेस्ड, जैसे मैं क्या करूँगा, गैस को आइसोथर्मली मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा फिर, इंटरनल एनर्जी तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो क्या होना चाहिए, ये फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटरनल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज फ्रॉम waves in a string, अगर मैं इसको वाइब्रेट कराऊंगा तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये चीज़ जो आपकी वेव है, ट्रेवलिंग वेव, दैट इज़ नथिंग बट वाई एक्स टी इक्वल्स टू दिस, वेर एक्स एंड वाई आर इन एम एंड टी द वेलोसिटी ऑफ द वेव। जब भी इस तरह की सिचुएशन गिवन हो तो आपको क्या निकालना है, टी का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट, करेक्ट है। टी का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट देखना है। तो
देखो ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी दोनों क्या होंगी इक्वल, दैट इज 36t इज इक्वल टू 0.018x, तो x बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 36 अपॉन 36 अपॉन 0.018, इसको इससे कट कर दो, दिस इज नथिंग बट 2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। जब भी आपको निकालनी है कि जो आपकी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव की स्पीड क्या होगी, तो आप लोग इजीली ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। जो का एक्स का कोएफिशिएंट, टी का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट और टी का कोएफिशिएंट दोनों का रेशियो निकाल लो। ठीक है, मतलब 36 अपॉन 0.018 करेक्ट है। तो ये चीज़ आप लोग निकाल लोगे। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की स्पीड है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है पार्टिकल की स्पीड नहीं है, ये पार्टिकल की स्पीड नहीं, मतलब वेव कितनी फास्ट मूव करेगी, ये चीज़ निकालनी मीडियम में। करेक्ट है, दैट इज नथिंग बट रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड टी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बोला कि द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ एरियाज ए ईच एंड कैप डी डिस्टेंसेज अपार्ट टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक प्लेट ऊपर वाली है, दूसरी प्लेट नीचे वाली है, दोनों के बीच में हमने क्या कर रखा है, दोनों के बीच में हमने किसको प्लेस कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, स्लैब्स को। ठीक है, K1 एंड K2 करेक्ट है, बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन द फिगर। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर सपोज करो कि सिंपल प्लेट गिवन है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर सपोज करो कि फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन these टू प्लेट्स। करेक्ट है, आ रही बात समझ में, ठीक हो गया। अब K1 और K2 स्लैब को जैसे मैं ऐड करूंगा तो आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो CK1 इक्वल्स टू कितना आएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और सॉरी ये कितना है, D/3 ना, दिस इज D/3 करेक्ट है। CK2 दिस इज नथिंग बट K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D/3, तो कितना है, दिस इज नथिंग बट 3K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D आ गया। C1 एंड C2 ऐसा एज्यूम कर लो, दिस इज C1 एंड C2 करेक्ट है। तो एक ये ऊपर वाला आ गया, दूसरा नीचे वाला आ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर सपोज करें कि दो कैपेसिटर हैं, वो जब कैपेसिटेंस C1 और C2 क्या ये सीरीज़ में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि अगर रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, दैट इज़ R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सिंपल सी बात है, इसी का ही क्या हो जाएगा उल्टा कैपेसिटेंस में। जब भी हम बात करेंगे सीरीज़ में, मतलब जो आपका क्या होगा, सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि ये दोनों जो C और C1 और C2 है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन। करेक्ट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, डिफरेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। और सीरीज़ में बेटा जी जो का C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट दैट इज़ क्या होगा फिर ये, दिस इज, चलो 3 पर ले लो, ठीक है 3 पर ले लिया तो कितना है, दिस इज D/,
3k1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस 2d अपॉन 3k2 A K2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लो। फिर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, दिस इज 2d A एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट आ गया, 3 भी आ गया, तो कितना है 1/k1 प्लस 1/k2, तो इसको निकाल लो। सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आएगा फिर आपका, दिस इज 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, दिस इज नथिंग बट k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3/2 कहीं पे आ रहा है 3/2, 2d। एक मिनट, हाँ अरे सॉरी 2 यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा ना, डी आएगा। ओके यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ पे 2 आएगा इधर, ठीक है ये 2 आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी k1 k2 अपॉन 2k1 प्लस k2। तो कहीं पे दिख रहा है 3a एप्सिलॉन नॉट डी k1 k2 अपॉन 2k1, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे आपको यूज़ करना है। आपको सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम बात करें कैपेसिटर इन सीरीज़, अगर सीरीज़ में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट इज़ सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आ रही बात समझ में। और जब भी हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ईज़िली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अभी बैटरी थोड़ी सी डाउन है, फिर कुछ जैसे लाइट आ जाती है, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, और इसी को आप रिवाइज़ करिए। ओके।